हेलो नमस्कार साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल तुलेरियस एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन आज पढ़ेंगे कैलेंडर के पार्ट नंबर 5 के अंदर। इससे पहले अपन ने 4 पार्ट कर लिए, आज है 5वां पार्ट। रीजनिंग एंड सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति परीक्षण का कौन सा पार्ट है? 5वां पार्ट कैलेंडर चैप्टर सेकंड का। चैप्टर फर्स्ट में अपन ने जो लेक्चर किए थे 5 वो थे, और इसका जो 5वां ये इस चैप्टर सेकंड का है। ठीक है, अब चैप्टर सेकंड है कैलेंडर का और फर्स्ट था दिशा परीक्षण का। ठीक है, तो अपन इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? देखो लगभग लगभग ये पार्ट पूरा हो चुका है। कुछ एक दो टॉपिक है इसके अंदर जो आप आज अपन देख लेंगे। बाकी सब के सब इसमें सामान्यतः हो गए थे। तो लास्ट में अपन ने क्या बात कर रहे थे? लास्ट में लास्ट का टॉपिक था अपना कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के अंदर कुछ महीने ऐसे होते हैं जो समान होते हैं। मतलब जो उनका जो दिन होते हैं ना, वो जैसे शनिवार जिस वार को शुरू हो रहा है उसी वार को अगर कोई महीना, मतलब जैसे जनवरी शनिवार को शुरू हो रहा है तो कौन सा ऐसा महीना होगा वो शनिवार को उसका हर एक तिथि और वार एकदम सेम टू सेम हो, तो वो अपने को पता करना है। तो वो पता करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा वो आज देखना है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं अपन सामान्य वर्ष में। ठीक है, तो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में थोड़ा वापस मैं आपको बता देता हूं कि अपन ने लास्ट में क्या पढ़ा था। सामान्य वर्ष व लीप वर्ष के अंदर समान महीने। ठीक है, अब ये समान महीने कैसे आते हैं मैं आपको एक बार ये खोल के बता देता हूं कि जैसे जैसे सामान्य वर्ष के अंदर, जैसे सामान्य वर्ष के अंदर जनवरी जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर में क्या होता है, ये महीने समान होते हैं। जनवरी और अक्टूबर का महीना क्या होता है सामान्य वर्ष में, ये हमेशा समान होता है। ये ऐसा समान क्यों होता है? क्योंकि जनवरी से अक्टूबर के बीच का जो अंतर है, जनवरी से अक्टूबर के जो बीच का जो अंतर है, वो अंतर क्या होता है, उस अंतर में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। विषम दिन क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। और यही कारण है, यही कारण है। अब विषम दिन कैसे? अपने को जनवरी से लेकर के अगर अंतर निकालना है तो कब तक देखना है, सितंबर तक देखना है, सितंबर तक देखना है, सितंबर तक। तो जनवरी से लेकर के सितंबर तक अगर अपन विषम दिन जोड़े तो जनवरी का 3, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर। ठीक है, अगर इसका जोड़ें तो 3 है जनवरी का प्लस। अब ये देखना पड़ेगा कि अपना जो सामान्य वर्ष है अपन किसका ले रहे हैं, सामान्य वर्ष का ले रहे हैं, तो सामान्य वर्ष का फरवरी होता है 0 प्लस मार्च का 3 अप्रैल का 2 प्लस मई का 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, अब क्या करना है, इन सारों को जोड़ लो। जब इनको जोड़ोगे तो 3 और 3 कितने हो गए, 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21। तो टोटल कितने हो गए, 21 हो गया। अब ये 21 के अंदर अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, शेष कितना आएगा, ये तो 3 आएगा पर शेष शून्य आएगा। और शेष शून्य आने का मतलब है कि अपना विषम दिन कितना है, शून्य है। और विषम दिन अगर अपना शून्य है, इसका मतलब अपना जो अंतर है वो अंतर, इसमें अंतर बिल्कुल मतलब नहीं आ रहा है, सेम टू सेम है। जो महीना जनवरी का है वही महीना क्या हो जाएगा, अगला आने वाला सितंबर के बाद महीना जो शुरू होगा वो अक्टूबर शुरू होगा। इसका मतलब जनवरी और अक्टूबर समान है, न कि सितंबर समान है। क्यों? क्योंकि अपन सितंबर का महीना ले रहे हैं, इसका मतलब सितंबर एंडिंग से जो भी अगला महीना स्टार्ट होगा वो जनवरी के सेम टू सेम होगा, समान होगा। समान का मतलब क्या है, यहाँ फिर एक बार देख लीजिए। समान का मतलब है कि अगर जनवरी सोमवार से शुरू हो रही है, ठीक है, तो अक्टूबर भी सोमवार से शुरू होगा। बात समझ में आ रही है? यही बात है समान महीने की। ठीक है,
और ऐसे महीने मैंने लास्ट में लिखवाए थे। सामान्य वर्ष में जनवरी और अक्टूबर समान होते हैं, फरवरी मार्च और नवंबर समान होते हैं, अप्रैल और जुलाई समान होते हैं, सितंबर और दिसंबर समान होते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में लिखा दिया था, ठीक है, वहां से लिख सकते हैं। नहीं तो मैं जनवरी और अक्टूबर एक एक ये होता है, दूसरा और मैं बता देता हूँ, फरवरी एक क्या होता है, फरवरी होता है, एक मार्च होता है और एक नवंबर होता है, ठीक है। और तीसरा होता है अप्रैल और जुलाई समान होता है, ठीक है, अप्रैल और जुलाई समान होता है। और चौथा देखा जाए तो क्या होता है, सितंबर और दिसंबर समान होता है, ठीक है। ये होते हैं सामान्य वर्ष के कुछ महीने समान होते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, जनवरी और अक्टूबर समान होते हैं, फरवरी मार्च और नवंबर समान होते हैं, अप्रैल और जुलाई समान होते हैं, सितंबर और दिसंबर समान होते हैं, ठीक है। ये चीज एक बार आप ध्यान रखिए और इसको याद कर लीजिए, सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। और इसी तरह लीप वर्ष में भी समान महीने होते हैं, यही मेथड है लीप वर्ष में। यही है कि फरवरी होता है वो होता है 29 दिन का। 29 दिन का मतलब है कि यहाँ विषम दिन कितने होते हैं, फरवरी में विषम दिन होता है एक। विषम दिन कितना होता है, एक होता है, बस इतना ही चेंजेज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। और बाकी लीप वर्ष में चेंजेस आते हैं। फरवरी सामान्य वर्ष में और लीप वर्ष में सितंबर और दिसंबर दोनों में सेम होते हैं। सितंबर और दिसंबर दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। बाकी लीप वर्ष में बाकी वाले मार्च और नवंबर समान होता है, फरवरी और अगस्त समान होता है, जनवरी और अप्रैल और जुलाई समान होता है, ठीक है। तो आप वहां से पिछले वाले लेक्चर से पूरा लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं अगले टॉपिक, मैंने ये सामान्य थोड़ा बहुत जानकारी दोबारा उस लेक्चर की दे दी है। अब अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला अपना टॉपिक जो भी होगा उस टॉपिक पे आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सामान्य वर्ष में जनवरी का महीना किस माह के लगभग समान होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। अब देखो ऑप्शन आपका क्या आ रहा है। ए ऑप्शन है नवंबर, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका अक्टूबर और सी ऑप्शन है आपका जुलाई, ठीक है। और डी ऑप्शन है आपका दिसंबर, ठीक है। अब देखो आप क्या, सामान्य वर्ष में बात किसकी हो रही है, सामान्य वर्ष की हो रही है। ध्यान रखना यहाँ किसकी बात हो रही है, सामान्य वर्ष की बात हो रही है। तो सामान्य वर्ष में किसके समान होता है, सामान्य वर्ष में जनवरी का महीना किसके समान होता है। और भाई अभी तो पता है जनवरी का महीना किसके समान होता है, अक्टूबर के समान। सीधा याद है तो सीधा आंसर दे सकते हो, कोई हड़बड़ाहट वाली बात नहीं है, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, सीधा उठा के आता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपना अगला टॉपिक क्या है, उस अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है समान वर्ष का पता करना। अब देखो समान वर्ष का कैसे पता करेंगे, इस बात को बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है कि जो वर्ष दिया हुआ है आपका वो वर्ष और लीप वर्षों की संख्या, जितने वर्षों को जो भी आपने दिए हैं, ठीक है। जैसे नीचे एग्जाम्पल से ही आपको पता चलेगा कि समान वर्ष का पता मतलब कैसे, समान वर्ष की कैसे बात करते हैं, किस तरह से बात करते हैं कि समान वर्ष होता है या नहीं होता है। अब देखो बात है, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि 1990 ठीक है का कैलेंडर किस वर्ष के समान होता है, का वर्ष 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। मतलब जो 1990 का कैलेंडर होगा वो एकदम हुब टू हुब किस और वर्ष के समान होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि 2001, 2005, 2008 और 2006 के समान ही हो, और भी बहुत सारे वर्ष हो सकते हैं, पर अपने जो ऑप्शन में दिया हुआ होगा अपने को उसके अनुसार चलना है। अब देखो मैं सीधा ट्रिक से बात करता हूँ, और सीधा ट्रिक से बात यह है कि सीधा ट्रिक से अगर अपन करते हैं ना तो वर्षों का अंतर मतलब जो अपना जो एक तो कैलेंडर के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो वर्ष दिया हुआ है एक उसको देखना है, और एक जो ऑप्शन में चूज किया हुआ उसको देखना है। अपन ऑप्शन लेते हैं, जैसे अपन ने पहले से, मैं शुरू करता हूँ डी से शुरू करता हूँ। तो 2006 में से वर्षों का अंतर 2006 माइनस 19
1990 को इसको घटा लीजिए तो इसका कितना बच जाएगा, 10 वो हो जाएगा और 6 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस लीप वर्षों की संख्या। अब 2006 से लेकर के 1990 के बीच में, ठीक है, 1990 से लेकर के 2006 के बीच में लीप वर्षों की कितनी संख्या होगी, और लीप वर्षों का कैसे पता करोगे। भाई अपने को पता है कि इनके बीच में लीप वर्ष कितने होते हैं, 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 का भाग। ठीक है, 4 का भाग 4 बार चला जाएगा तो लीप वर्ष कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, लीप वर्ष कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 लीप वर्ष, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 4 लीप वर्ष कौन कौन से हैं। अरे भाई इसके भी 92 है, 1992 है, और 1996 है, 2000 है, और 2004 है। ठीक है, ये 4 हो गए। ये कैसे पता चला, मैंने 16 के अंदर 4 का भाग दिया, इस जो अंतर है इस अंतर के अंदर किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। अब इसके अंदर 7 का भाग दो। अब इसके अंदर 16 प्लस 4 कितने हो गए, 20 हो गए, 20 के अंदर 7 का भाग। अगर आपका ये 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसका मतलब 1990 और 2006 दोनों समान नहीं है, दोनों समान नहीं है। इसी तरह आपको ट्राई करके देखना है। 2008 में से 1990 को घटा लीजिए, कितना बच जाता है, 18। 18 में 18 और प्लस 4 जोड़ दीजिए, 18 और 4 क्या यहाँ पर 5 हो जाएंगे। ठीक है, 18 और 5 कितने हो गए, 23। 23 के साथ तो भी नहीं होगा, 2008 भी नहीं होगा, 2005 भी नहीं होगा। 2001 देखते हैं, तो 1990 में से 2001 में से 1990 घटाओगे तो पीछे कितना बचा, 11। 11 11 प्लस इसके अंदर 3 का 4 का भाग देंगे तो 3/7, मतलब कितना हो गया, 11 और 3 14/7। इसका मतलब 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 0, शेष 0 बच रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2001 होता है। बात ये करना चाहता हूं कि जिस भी वर्ष का विषम दिनों की संख्या शून्य आ रही है वो वर्ष उस वर्ष के समान होगा। ठीक है, मतलब सामान्य वर्ष में एक दिन और एक लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर पड़ता है, ये आपको पता है। ठीक है, कैसे कि सामान्य वर्ष में, मैं आपको फिर बता देता हूं कि सामान्य वर्ष में एक दिन का अंतर होता है, एक दिन का अंतर। ठीक है, ये मैंने पहले से ही बता चुका हूं मैं। और लीप वर्ष में 2 दिन का, लीप वर्ष में 2 दिन का। ठीक है, 2 दिन, 2 दिन का होता है। ठीक है, अब आपको कोई निश्चित वर्ष दे दिया जाए, वहां से प्रारंभ करके जिस वर्ष तक ठीक पहले वर्ष तक विषम दिनों की संख्या 7 से भाज्य है, तो आपको देखना है, 7 से भाज्य नहीं है तो बस आपको उस वर्ष का, आप अगर एक एक करके करोगे तो भी कर सकते हो, पर आप इस सूत्र से करोगे, फॉर्मूला से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। करना क्या है, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से उसको घटा लेना है, वर्षों का अंतर आ जाएगा। फिर क्या करना है, उनके बीच में लीप वर्ष कितने हैं वो पता करना है, उसके अंदर 7 का भाग देना है। अगर ये भाग पूरा पूरा चला जाता है तो आपका वही आंसर है, अगर पूरा पूरा नहीं जाता है तो आपका वो ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से आपको ऑप्शन काट के ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस्ड अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल से अपन एकदम कंफर्म कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। देखो, क्वेश्चन इस तरह से आया है कि दादाजी ने दादाजी ने एक कैलेंडर का प्रयोग 1975, 1986, 1997 में किया। इस कैलेंडर का वे जिस वर्ष पुनः प्रयोग करते हैं उस वर्ष जनवरी के माह में उनकी मृत्यु हो गई। तो बताओ दादाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई। ठीक है, दादाजी क्या करते हैं, कैलेंडर का प्रयोग करते हैं, वो जो 1975 में, 1986 में, 1997 में किया था। ठीक है, इस वर्ष का कैलेंडर, और ये सेम था। ठीक है, इस कैलेंडर का वे जिस वर्ष पुनः प्रयोग करते थे उस वर्ष में जनवरी के माह में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो बताओ कि वो कौन सा वर्ष था, वो कौन सा वर्ष था। ठीक है,
अब देखो इस क्वेश्चन को आप पहले खुद सोचो कि आप किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, पहले खुद सॉल्व कीजिए। अगर आपसे ये सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है, आपका ऑप्शन में, अब आप देखोगे कि हम 1975 लें या फिर 86 लें या 97 लें। ठीक है, आप ले लीजिए 97, सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि 86 और 75 लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क उससे कोई नहीं पड़ने वाला। पर आप 97 ले लीजिए। अगर 97 लेते हैं तो 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो 97 है ना, 97 में सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में कितने दिन का अंतर होता है? एक दिन का। 98 भी सामान्य दिन, 99 भी सामान्य दिन सामान्य वर्ष, और 2000 क्या होता है? लीप वर्ष होता है, इसमें 2 दिन का अंतर होता है। 2001 में एक और 2002 में एक। तो ये टोटल कितने हो गए? एक, दो, तीन और पाँच, छः और सात, टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। अब इस 7 के अंदर 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब अपना ऑप्शन तो पहला ही आ गया। अपना ऑप्शन क्या हो गया? पहला ही आ गया। आप कहोगी वहां तो आपने 2003 नहीं लिया। और 3 नहीं लेना है, उनका अंतर निकालना है भाई साहब। क्या करना है अपने को? सूत्र क्या कह रहा है? फॉर्मूला क्या कह रहा है? फॉर्मूला कह रहा है कि वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे 7। अब देखो वर्षों का अंतर कैसे कि 97 और 2003। अब 2003 में से अब 13 में से ये कितने हो जाएंगे? 3 वो और 3 है 6। ठीक है, 6। अंतर कितना हो गया? 6 का। और लीप वर्ष कितना है? इन पूरे लीप वर्ष तो एक ही है 2000 का। लीप वर्ष एक, और बट्टे 7 कर दिया। 6 और 1 7, 7 बट्टे 7 कितना हो गया? 1। और शेष कितना बचा? शेष बच गया 0। अगर शेष 0 है इसका मतलब अपना वर्ष क्या होगा? 2003 होगा। ठीक है, आप 2009 को ट्राई कर लीजिए। अब 2009, 9 में 9 साल वो और 3 साल वो, 12। वर्षों का अंतर कितना हो गया? 12 प्लस लीप वर्ष कितने हो गए 2009 तक? 12 के अंदर 4 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा 3। 3 और 7 का, 12 और 3 कितना है? 15 में 7 का भाग दोगे तो विषम दिन 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। ठीक है, इस तरह से आप 2007 और 2013 करोगे तो भी आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप और भी एग्जांपल दे, जैसे आप आपके मन में ये डाउट है कि हम 97 से शुरू करें या 1986 से शुरू करें या 1975 से शुरू करें। अब 75 से कीजिए, 1975 से कीजिए। अब 1975 है, इसको 2003 में से घटा लीजिए। 13 में से 5 गए 8, और यहाँ कितना बच गया? 9। 9 में से 7 गए 2, 28। कितना है? 28। और इसके अंदर अब 4 का भाग दो तो 7 चौक 28 होते हैं। 7 लीप ईयर्स आ जाते हैं। कितने? वर्षों का अंतर कितना है? 28। और 7 क्या है? लीप वर्ष है, बट्टे 7 का भाग दोगे तो 28 और 7 35। 35 के अंदर 7 का भाग दोगे तो शेष क्या आ जाएगा आपका? शेष आ जाएगा 0। और शेष 0 है, इसका मतलब आपका आंसर क्या है? 2003 ही है। आप 1986 लोगे, 1997 लोगे, 1975 लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दादाजी ने कौन सा कैलेंडर लिया था। और 1975, 1986, 1997, 2003 का सब के सब क्या है? सेम टू सेम है। ठीक है, कोई वर्ष में किसी भी कैलेंडर में अंतर नहीं है। आपको वर्षों का अंतर निकालना है, सिंपल सी बात है। वर्षों का अंतर निकालना है, लीप वर्ष निकालना है और 7 का भाग दे देना है। 7 का भाग देने से अगर आपका शेष कुछ भी नहीं बचता है तो आपका आंसर जो है वो सही है। अगर कुछ शेष बच जाता है तो वो आपका आंसर गलत है। ठीक है, इसी तरह आपको
इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। ये आपका लगभग ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। जो समान वर्ष में इस तरह से क्वेश्चन है, इससे ऊपर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखो अपन अब देखते हैं अगला अपना टॉपिक क्या होगा, और अपन चैप्टर लगभग एंडिंग की ओर जाते हैं। अब लगभग आपका चैप्टर एंड होने वाला है। ठीक है, और इसमें ज्यादातर अलग टाइप के कोई क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। जो आपको मैंने क्वेश्चन करवाए हैं टॉपिक के साथ साथ वही क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। एग्जाम घुमा फिरा के आपके आ सकते हैं, बाकी कोई कुछ पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, वो आप ध्यान रखिए। सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और लगातार 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 सामान्य वर्ष होते हैं। लगातार 100 वर्षों के अंदर 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 सामान्य वर्ष होते हैं। अब ये कैसे पता किया, लीप वर्ष कैसे पता करते हैं? 100 के अंदर कितने का भाग दोगे? अब आप कहोगे कि 100 के अंदर मैं तो 4 का भाग दूंगा तो 25 आने चाहिए थे। बात तो आपकी सही है, पर ऐसा नहीं होता है। इसमें अंतर देखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अंतर देखना पड़ता है। कैसे? कि 100 का एक के बाद अंतर लेना पड़ता है। एक शताब्दी 100 में पूरी होती है, यहाँ पर गड़बड़ हमेशा आपका अंतर ही करता है। और अंतर जब लेते हैं तो 99 आता है। तो 99 के अंदर जब 4 का भाग देता है तो आपका 24 आता है। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर सामान्य वर्ष कितना है? 76 है, और लीप वर्ष कितना है? 24 है। ठीक है, और 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अब आप तो कहोगे कि 400 वर्षों में 400 वर्षों में तो लीप वर्षों की संख्या तो 97 नहीं होनी चाहिए थी। 97 कैसे होगी? क्योंकि 4 का भाग देते हैं यहाँ पर 400 के अंदर, जब 4 का भाग देते हैं तो कितना आंसर आता है? पहले अंतर निकाल के दे दिए, सीधा अगर दोगे तो 100 आएगा, और 100 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 100 गलत होगा तो आप कैसे करोगे? आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर एक साल में 24 है, अगर एक साल में 24 है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो 4 से। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना? 96 आ जाएगा। 24 का 4 से गुणा करोगे 96 आ गए। एक तो इस तरह से करोगे तो 96 आ जाएगा, 96 दिन आ जाएंगे। ठीक है, ये मेथड तो बिल्कुल मत लगाना, 400 में 4 का भाग देने वाला। ठीक है, पहले तो आपको ये पता है कि 100 वर्षों में 24 होते हैं, ये पक्का ध्यान रख लेना। 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं। अगर 100 वर्ष में 24 होते हैं, ठीक है, तो 200 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 48। 200 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 48 लीप वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, अगर 200 वर्षों में 48 हो जाएंगे तो 400 में होने कितने चाहिए? 400 में होने कितने चाहिए? 97 होने चाहिए, 96 होने चाहिए। इसका डबल हो जाएगा लीप वर्ष। पर ये गलत है, पर ये गलत है, 96 नहीं है। तो क्या है? 96 क्यों नहीं है? मुझे ये बताओ, अगर हर 4 साल के बाद में एक लीप वर्ष आता है तो हर 400 साल के बाद भी तो एक लीप शताब्दी आती है। क्या आती है? एक लीप शताब्दी आती है। हर 400 वर्ष बाद क्या आती है? लीप शताब्दी आती है। लीप शताब्दी आती है। अगर एक लीप शताब्दी ज्यादा आ गई तो 96 के अंदर एक को जोड़ दो तो टोटल कितने हो गए? 97 हो गए। तो ये दो चीज आप तो रट लीजिए, आपको कंफ्यूज करेगी, अब रट ही लीजिए, इसमें मैं कोई दो राय नहीं करूंगा। ठीक है, समझने वाली बात मैंने समझा दी। क्यों? क्योंकि हर 400 साल के बाद क्या आती है? एक लीप शताब्दी आती है। इसलिए क्या हो जाता है? एक लीप वर्ष आपका यहाँ पर जुड़ जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, और एक 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं,
400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं, ना कि 96। ठीक है, तो इसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और वो चीजें हैं शताब्दी के प्रथम दिन। शताब्दी के प्रथम दिन जैसे कैसे कि जब भी शताब्दी शुरू हुई थी ना, सबसे पहले, तो वो शताब्दी, पहली शताब्दी शुरू हुई थी, वो कब शुरू हुई थी? 1 जनवरी को शुरू हुई थी। 1 जनवरी 001 से शुरू हुई थी। उस दिन कौन सा वार था? सोमवार था। को एक पहले फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला यहाँ पर लागू होता है। कौन सा फॉर्मूला? कि वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे 7। अब ये फॉर्मूला क्यों लागू होता है? क्योंकि हर 400 साल के बाद, हर 400 साल, 400 वर्ष के बाद, हर 400 साल के बाद कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती है। कैलेंडर की पुनरावृत्ति, जो जो पहले वर्ष में था वही 400 साल बाद में जो वर्ष आएगा उसी की वही दिन होगा, वही वार होगा, वही दिन, मतलब सेम टू सेम वो का वो कैलेंडर होगा। समझ रहे हो? वापस वही पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो 100 वर्ष कब होते हैं? एक से लेकर के 101 का अंतर होगा ना, तब 100 वर्ष होते हैं। एक से लेकर के 101 का जो अंतर होता है ना, वही क्या होता है? 100 वर्ष होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? 100 वर्ष कब होगा? तो एक से लेकर के 101 वर्षों का जो अंतर होता है वो 100 वर्ष होता है। आपको पता है कि 100 वर्षों के अंदर लीप वर्ष कितने होते हैं? 24। तो यहाँ पर देख लीजिए कि वर्षों का अंतर 100 है, लीप वर्ष कितने हैं? 24 है। 7 का भाग देते हैं तो 124 आता है, और 7 का भाग देते हैं। अगर यहाँ पर 100 वर्षों में अपना जो शेष है वो शून्य आ जाता है, तो अपना जो महीना शुरू हो रहा है वही महीना जिस वार को शुरू हो रहा है, सोमवार को शुरू हो रहा है, तो ये अगला सोमवार से ही शताब्दी शुरू होगी। हर शताब्दी सोमवार से शुरू होगी। पर ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 100 वर्ष और प्लस 24 को जोड़ते हैं तो 124, और 124 में 7 का भाग देते हैं तो यहाँ पर शेष 0 नहीं बचता है। 124 के अंदर भाग दो 7 का तो कितना आ जाएगा? 1, 7, 3, 5, 7 बार 49, 5 बच गया। शेष कितना बच गया? शेष अपना 5 बच गया। अपना शेष 5 बच गया। इसका मतलब क्या है कि अगर अपनी शताब्दी सोमवार को शुरू हुई है, ठीक है, तो अगली शताब्दी अपनी कब शुरू होगी? सोमवार से 5 दिन आगे। कौन सा वार हो जाएगा 5 दिन आगे? शनिवार। तो अगली शताब्दी अपनी कब शुरू होगी? शनिवार को शुरू होगी। और शनिवार से अगली शताब्दी 5 वर्ष आगे, फिर 5 वर्ष आगे, 5 दिन आगे। तो मतलब अपन जैसे कोई भी शताब्दी ले रहे हैं, जैसे 21वीं शताब्दी मान लेते हैं कि अगर 21वीं शताब्दी अपनी शुरू हुई है सोमवार से, ठीक है, 21वीं शताब्दी अगर सोमवार से शुरू हुई है, तो 22वीं शताब्दी अपनी कौन से दिन से शुरू होगी? शनिवार से शुरू होगी। ठीक है, और 23वीं शताब्दी कब शुरू होगी अपनी? शनिवार से 5 दिन आगे कौन सा होता है? शनिवार से अगर 5 दिन आगे करेंगे तो अपन गुरुवार होगा। गुरुवार होगा। कैसे? शनि के बाद रवि, सोम, मंगल, बुध, और पांचवा क्या आता है? गुरुवार आता है। अगर ये 23वीं शताब्दी थी, ठीक है, तो 24वीं शताब्दी क्या होगी अपनी? गुरुवार से 5 दिन आगे क्या होगा? गुरुवार से 5वां दिन अपना आगे क्या होगा? मंगलवार होगा। गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम और मंगलवार होगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ठीक है,
अब ये तो अपना कितनी शताब्दी हो गई, मतलब 21वीं, 22वीं, 23वीं, 24वीं, 4 शताब्दी होगी। कितनी होगी? 4 शताब्दी होगी। और मैंने कहा था हर 400 साल बाद क्या होता है, वर्ष की पुनरावृत्ति होती है। वर्ष की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। अब देखो, अगर अपन 25वीं शताब्दी लेंगे तो वो शताब्दी वापस सोमवार से शुरू होगी। कैसे? कैसे कि मंगलवार से 5 दिन आगे लेते हैं तो कौन सा वार आता है? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। तो वापस कौन सा वार स्टार्ट हो रहा है? सोमवार स्टार्ट हो रहा है। मंगलवार से वापस कौन सा 5वां दिन कौन सा आ रहा है? सोमवार आ रहा है। कौन सा दिन आ रहा है? सोमवार आ रहा है। ठीक है। तो अगली जो शताब्दी शुरू होगी वो कौन से वार से शुरू हो रही है? सोमवार से शुरू हो रही है। इसका मतलब अपनी जो शताब्दी शुरू हुई थी वो सोमवार से शुरू हुई थी, और वापस सोमवार कब आई थी? 4 शताब्दी के बाद आई थी। 4 शताब्दी के बाद। तो शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है और सोमवार भी हो सकता है। और इन सब को छोड़ के इसका एक दिन पहले वाला शताब्दी का अंतिम दिन होगा। जैसे शनिवार से पहले शुक्रवार, गुरुवार से पहले बुधवार, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार। मतलब ये सारे के सारे, इसका मतलब क्या है कि शताब्दी का अंतिम दिन और प्रथम दिन में सोमवार दोनों में आता है। सोमवार दोनों का कॉमन है। जो शताब्दी का अंतिम दिन में भी आएगा, शताब्दी के प्रथम दिन में भी आएगा। ये ध्यान रखना। एक बार मैं फिर बता देता हूँ सोमवार के बारे में। शताब्दी शताब्दी के सोमवार सोमवार शताब्दी के प्रथम दिन में भी आता है, और अंतिम दिन में भी, अंतिम दिन में भी आता है। ठीक है। शताब्दी के अंतिम दिन में भी आता है और शताब्दी के, ध्यान रखना, ये मैंने एग्जांपल दिया है 21वीं शताब्दी का। जैसे उसी तरह 21वीं, 22वीं, 23वीं और 24वीं, ये कोई 4 शताब्दी है। ठीक है। ये कोई 4 शताब्दी है। अगर ये सोमवार से स्टार्ट हो रही है, 21वीं शताब्दी अगर सोमवार से स्टार्ट हो रही है, तो 22वीं शताब्दी कौन से वार से शुरू शुरू होगी? सोमवार से अगला शनिवार से शुरू होगी। कौन सी वार से? शनिवार से। ठीक है। और फिर गुरुवार से। ठीक है। और ये फिर मंगलवार से। और फिर वापस अगली शताब्दी जो होगी वो वापस सोमवार से शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो शताब्दी के जो प्रथम दिन थे वो कौन कौन से थे? सोमवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है। अब कोई भी हो सकता है। इसमें कौन सी शताब्दी की बात कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। ऐसे जरूरी नहीं है कि 21वीं शताब्दी सोमवार से शुरू हो। वो आप देख लेना जो भी जार से शुरू हुई थी। ठीक है। और अंतिम शताब्दी का अंतिम वर्ष वो होता है जिसमें क्या होता है कि अंतिम में इससे एक दिन पहले वाला अंतिम होता है। इससे एक दिन पहले वाला, जैसे शनिवार की बात करते हैं, शनि से पहले शुक्रवार, तो ये शताब्दी का अंतिम दिन होगा। ठीक है। बुधवार बुधवार हो गया, और रविवार हो गया। ठीक है। और इनमें एक कॉमन आ रहा है, वो होता है सोमवार। वो क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है सोमवार। ठीक है। तो ये अपना था चैप्टर, एंड हो गया है। इस चैप्टर में इतनी सी बातें थी तो एंड हो गया है। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक है। आपका लगभग मैंने हर टॉपिक के साथ हर क्वेश्चन को क्लियर करवाया है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आगे भी इसमें कुछ आपको टॉपिक लगे कि ये टॉपिक अधूरा है, ये टॉपिक इसमें नहीं है, तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं इसमें और भी आगे लेक्चर ऐड कर दूंगा। ठीक है।
और ज़्यादा इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली बात, मैंने जो इसमें क्वेश्चन करवाए हैं टॉपिक के साथ साथ में वही क्वेश्चन है, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और किसी अलग टाइप से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, अगर हो सके तो मुझे अगर क्वेश्चन मिले तो मैं एक और लेक्चर बना दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ठीक है, नहीं तो फिर अपना अगला चैप्टर चलेगा, अपना अगला चैप्टर है घड़ी, अपना चैप्टर तीसरा होगा घड़ी। ठीक है, लगभग मैं एक और आपका पार्ट लेके आऊँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, और फिर अपन आगे घड़ी की ओर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।